दोस्तों नमस्कार, यह है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे रूसो का सामान्य इच्छा सिद्धांत यानी रूसोज कंसेप्शन ऑफ जनरल विल। इसमें आप पढ़ेंगे रूसो के अनुसार सामान्य इच्छा क्या है, इसका निर्माण कैसे होता है तथा इसकी प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं। साथ ही रूसो के सामान्य इच्छा सिद्धांत की प्रमुख आलोचनाएं कौन सी हैं तथा इसका महत्व क्या है। आप इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। रूसो की सामान्य इच्छा, अर्थ, विशेषताएं, प्रमुख आलोचनाएं तथा सामान्य इच्छा सिद्धांत का महत्व। दोस्तों, रूसो का सामान्य इच्छा सिद्धांत राजनीतिक चिंतन में अपना विशिष्ट स्थान रखता है। रूसो का जो सामान्य इच्छा का सिद्धांत है या रूसो द्वारा प्रतिपादित जो थियरी ऑफ जनरल विल है, ये राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में अपना विशिष्ट महत्व रखता है और रूसो के राजनीतिक दर्शन में सबसे महत्वपूर्ण उसका सामान्य इच्छा का सिद्धांत है। रूसो के राजनीतिक दर्शन में सबसे महत्वपूर्ण उसका सामान्य इच्छा या जनरल विल का सिद्धांत है। सामान्य इच्छा का सिद्धांत राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में रूसो की अमर देन है और रूसो ने अपने इस धारा में स्वतंत्रता और सत्ता, हित और कर्तव्य, वैयक्तिकता और सर्वव्यापकता में सामंजस्य प्रस्तुत किया है। कुछ विचारक मानते हैं कि यह लोकतंत्र की आधारशिला है। कुछ विचारकों के अनुसार जो रूसो का सामान्य इच्छा है वह लोकतंत्र की आधारशिला है और कांट, हीगल, ग्रीन, बोसांके आदि दार्शनिकों का आइडियलिज्म या आदर्शवाद भी इसी पर आधारित है। लेकिन लोकतंत्र समर्थकों ने जहां इसका स्वागत किया है, वहीं निरंकुश शासकों ने इसके आधार पर जनता से मनमाने अत्याचार भी किए हैं। इस कारण यह भी कहा जाता है कि शायद ही कोई सिद्धांत इतना विवादास्पद होगा जितना कि सामान्य इच्छा का सिद्धांत। तो सामान्य इच्छा का सिद्धांत रूसो की अमर देन है और राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में सामान्य इच्छा को बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। लेकिन एक बात इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि शायद ही कोई सिद्धांत इतना विवादास्पद होगा जितना कि सामान्य इच्छा का सिद्धांत। अपने सामाजिक समझौता सिद्धांत में रूसो क्या कहता है? रूसो कहता है कि समझौते के द्वारा समाज के लिए व्यक्ति अपने शक्ति का जो परित्याग करता है उसे उसकी व्यक्तिगत इच्छा का स्थान एक सामान्य इच्छा या जनरल विल ले लेती है। महत्वपूर्ण है, आपने सामाजिक समझौता सिद्धांत इसके पहले वीडियो में पढ़ा है। उसमें वो कहता है कि समझौते के द्वारा समाज के व्यक्ति एक स्थान पर एकत्र होते हैं और अपने सभी अधिकारों को, दायित्वों को वो एक समूह को समर्पित कर देते हैं। तो वो कहता है कि समाज के व्यक्ति अपने शक्ति का जो परित्याग करते हैं उससे उसकी व्यक्तिक इच्छा जो होती है उसका स्थान एक सामान्य इच्छा या जनरल विल ले लेती है। सामान्य इच्छा को व्याख्यायित करने के लिए रूसो ने दो धारणाएं अपनाई हैं, एक यथार्थ इच्छा और एक आदर्श इच्छा। तो सामान्य इच्छा क्या है, इसकी व्याख्या करने के लिए उसने यथार्थ इच्छा और आदर्श इच्छा में अंतर किया है। रूसो के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति की दो प्रमुख इच्छाएं होती हैं, यथार्थ इच्छा यानी एक्चुअल विल और आदर्श इच्छा यानी रियल विल। बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप एक एक पॉइंट ध्यान दीजिएगा कि जो सामान्य इच्छा रूसो की सामान्य इच्छा है वो उसको व्याख्यायित करने के पहले या सामान्य इच्छा के बारे में बताने से पहले वो व्यक्ति की दो प्रमुख इच्छाएं यथार्थ इच्छा यानी एक्चुअल विल तथा आदर्श इच्छा यानी रियल विल के बारे में अंतर करता है। तो सबसे पहले जानते हैं यथार्थ इच्छा क्या है और आदर्श इच्छा क्या है। तो सामान्य रूप से देखा जाए तो यथार्थ इच्छा यानी एक्चुअल विल और आदर्श इच्छा रियल विल एक ही अर्थ में प्रयोग किया जाता है, लेकिन रूसो ने इन दोनों ही शब्दों का अलग अलग और विशेष अर्थों में प्रयोग किया है। रूसो यथार्थ इच्छा के बारे में क्या कहता है, यथार्थ यानी एक्चुअल विल, तो रूसो कहता है कि यथार्थ इच्छा मानव की इच्छा का वह भाग है जिसका लक्ष्य व्यक्तिगत स्वार्थों की या व्यक्तिगत हितों की पूर्ति करना होता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यथार्थ इच्छा के बारे में रूसो कहता है कि यह मानव की इच्छा का वह भाग है जिसका लक्ष्य व्यक्तिगत
निजी हितों की पूर्ति या अपने स्वार्थों की पूर्ति करना होता है। इसमें सामाजिक हित की अपेक्षा व्यक्तिगत स्वार्थ की भावना प्रबल होती है। जब मनुष्य केवल अपने लिए सोचता है तब वह यथार्थ इच्छा के वशीभूत होता है। यह इच्छा भावना प्रधान इच्छा होती है। बहुत महत्वपूर्ण है, एक एक लाइन को और जो भी शब्द हैं आप उनको ध्यान दीजिएगा। रूसो यथार्थ इच्छा के बारे में कहता है कि यह मानव की इच्छा का वह भाग है जिसका लक्ष्य व्यक्तिगत स्वार्थों की पूर्ति करना होता है। इसमें सामाजिक हित की अपेक्षा व्यक्तिगत स्वार्थ की भावना प्रबल होती है और यह तब जब मनुष्य केवल अपने लिए सोचता है तब वह यथार्थ इच्छा के वशीभूत होता है। यथार्थ इच्छा भावना प्रधान इच्छा होती है और इसके वशीभूत होकर मनुष्य विवेकहीनता से कार्य करता है। व्यक्ति की यह क्रांतिकारी इच्छा होती है और इसमें व्यक्ति का दृष्टिकोण जो होता है वो संकीर्ण और अंतर्द्वंद से युक्त होता है। इसके बारे में एक बात और बताता है कि जो यथार्थ इच्छा या एक्चुअल विल होता है ये परिवर्तनशील होती है और अस्थाई नहीं होती, यानी अस्थाई होती है। जैसे अगर जो किसी चीज़ में मेरा हित दिखेगा तो मेरी यथार्थ इच्छा परिवर्तित हो जाएगी। उसके बारे में ये कहता है, वो कहता है कि जो यथार्थ इच्छा है वो व्यक्तिगत स्वार्थ से प्रेरित होती है और ये अस्थाई होती है तथा परिवर्तनशील भी होती है। इसमें या इस इच्छा के वशीभूत होकर मनुष्य विवेकहीनता से कार्य करता है और उसका दृष्टिकोण बहुत ही संकीर्ण होता है। अब आइए देखते हैं आदर्श इच्छा या रियल विल के बारे में वो क्या कहता है। आदर्श इच्छा मानव की वह इच्छा है जिसका लक्ष्य संपूर्ण समाज का कल्याण हो। यथार्थ इच्छा का लक्ष्य व्यक्तिगत हित या व्यक्तिगत स्वार्थ की पूर्ति करना होता है, लेकिन आदर्श इच्छा मानव की वो इच्छा है जिसका लक्ष्य संपूर्ण समाज का कल्याण करना होता है। यह वह इच्छा है जो विवेक, ज्ञान एवं सामाजिक हित पर आधारित होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। यथार्थ इच्छा और आदर्श इच्छा में आपको अंतर भी करना होगा, टिप्पणी में आ सकता है, तो आप इसको बता सकते हैं कि आदर्श इच्छा मानव की वह इच्छा है जिसका लक्ष्य संपूर्ण समाज का कल्याण करना है। यह इच्छा विवेक, ज्ञान एवं सामाजिक हित पर आधारित होती है और इस इच्छा के अनुसार मानव स्वयं के हित को सामाजिक हित का अभिन्न भाग मानता है तथा संपूर्ण समाज के हित को ध्यान में रखते हुए कार्य करता है। इस इच्छा में क्या होता है? इस इच्छा में व्यक्तिगत स्वार्थ का सामाजिक हित के साथ सामंजस्य तथा व्यक्तिगत स्वार्थ पर सामाजिक हित की प्रधानता होती है। यानी आदर्श इच्छा जो होती है इसमें व्यक्तिगत स्वार्थ के स्थान पर सामाजिक हित की भावना होती है तथा व्यक्तिगत स्वार्थ पर सामाजिक हित की प्रधानता होती है। रूसो के अनुसार यही एकमात्र श्रेष्ठ इच्छा है और स्वतंत्रता की द्योतक है। आदर्श इच्छा एकमात्र श्रेष्ठ इच्छा होती है और इसी से स्वतंत्रता की प्राप्ति हो सकती है। उसे कहता है कि यह व्यक्ति की उत्कृष्ट इच्छा होती है जो स्वार्थहीन और कल्याणकारी होती है। यह इच्छा व्यक्ति में अस्थायी रूप से निवास करती है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। यथार्थ इच्छा पढ़ते समय आपने देखा था कि यथार्थ इच्छा परिवर्तनशील होती है और अस्थायी होती है, जबकि आदर्श इच्छा व्यक्ति में अस्थायी रूप से निवास करती है। सामान्य इच्छा, अब देखिए सामान्य इच्छा की बात करता है। सामान्य इच्छा क्या है? तो वो कहता है जो सामान्य इच्छा है समाज के व्यक्तियों की आदर्श इच्छाओं का योग होता है। सामान्य इच्छा समाज के व्यक्तियों की आदर्श इच्छाओं का योग। आदर्श इच्छाएं कौन सी? आदर्श इच्छाएं जिसमें व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं होता है, संकीर्णता नहीं होती है, इसमें सामाजिक हित या सामूहिक हित की भावना प्रबल होती है, वो व्यक्तियों की सर्वोत्कृष्ट और अस्थायी इच्छा होती है। तो सामान्य इच्छा या जनरल विल जो है वो समाज के व्यक्तियों की आदर्श इच्छाओं का योग है और यह मानव की इच्छाओं का वह श्रेष्ठ भाग है जो संपूर्ण समाज के लिए आवश्यक रूप में हितकर होता है। सामान्य इच्छा निष्काम होती है और इसका उद्देश्य हमेशा सामान्य हित होता है। सामान्य इच्छा का संबंध सार्वजनिक बातों से होता है, व्यक्तिगत बातों से नहीं, और सामान्य हित की बातों में ये हमेशा जन सेवा और लोकहित के भाव से प्रेरित होती है। सामान्य इच्छा का उद्देश्य हमेशा सामान्य हित होता है। इसका संबंध व्यक्तिगत नहीं बल्कि सार्वजनिक बातों से होता है और ये हमेशा जनसेवा और लोकहित की भावना से प्रेरित होती है। यदि समाज के सदस्य सामान्य हित की समस्याओं पर
व्यक्तिगत अथवा किसी वर्ग विशेष के दृष्टिकोण से विचार करते हैं तो उसका परिणाम सामान्य इच्छा नहीं हो सकता है। रूसो बार बार ये कहता है कि सामान्य इच्छा में केवल सामान्य हित ही निहित होते हैं, और यदि किसी वर्ग विशेष के व्यक्ति जो होते हैं वो अपने वर्ग विशेष या निजी हित के लिए कार्य करते हैं या उसके दृष्टिकोण से विचार करते हैं तो उसका परिणाम सामान्य इच्छा नहीं होता है। रूसो जब ये मान लेता है कि सामान्य इच्छा सभी नागरिकों के समस्त सर्वश्रेष्ठ इच्छाओं का योग है, तो इसलिए वह सर्वसाधारण की पूर्ण संप्रभुता संपन्न इच्छा मानता है और वो कहता है कि इस इच्छा का पालन अवश्य ही करना चाहिए। जब सामान्य इच्छा सभी नागरिकों के अच्छी इच्छाओं का योग है तो इस इच्छा का पालन अवश्य ही करना चाहिए। वह कहता है कि यदि मैं किसी स्वार्थवश उस इच्छा को पूरा नहीं करता तो समस्त समाज की सामान्य इच्छा मुझे मजबूर कर सकती है कि मैं उसके अनुसार आचरण करूं, और यदि कोई व्यक्ति सामान्य इच्छा की अवहेलना करेगा तो समस्त समाज उसके ऊपर दबाव डालेगा। तो कुल मिलाकर वो इसे पूरी तरह से मुक्त नहीं करता है सामान्य इच्छा को। वो कहता है कि मेरा दायित्व है कि मैं सामान्य इच्छा का पालन करूं, और यदि किसी कारणवश या किसी स्वार्थवश मैं सामान्य इच्छा का पालन नहीं करता हूं तो समस्त समाज उसके ऊपर दबाव डालेगा। सामान्य इच्छा पूर्ण है और इसके पूर्णता के संबंध में रूसो का मानना है कि जिस अनुपात में लोग सार्वजनिक हित को सामने रख सकेंगे और जिस अनुपात में अपनी व्यक्तिगत हितों को भुला सकेंगे उसी अनुपात में सामान्य इच्छा पूर्ण होगी। सामान्य इच्छा की पूर्णता आनुपातिक है एक प्रकार से। वो कहता है कि जब लोग जिस अनुपात में सार्वजनिक हित या सामूहिक हित को ध्यान में रखेंगे और अपने व्यक्तिगत हितों को भुलाएंगे उसी अनुपात में सामान्य इच्छा पूर्ण होगी। सामान्य इच्छा का निर्माण कैसे होता है इसके बारे में जानते हैं। रूसो का कहना है कि सामान्य इच्छा के निर्माण की जो प्रक्रिया है वो सर्वसाधारण की इच्छा से प्रारंभ होती है। सर्वसाधारण की इच्छा तो व्यक्ति समस्याओं को सबसे पहले अपने स्वयं के दृष्टिकोण से देखते हैं। कोई समस्या आती है तो उसे व्यक्तिगत या स्वयं के दृष्टिकोण से देखते हैं, जिसमें उनकी यथार्थ और आदर्श यानी एक्चुअल एंड रियल विल दोनों इच्छाएं शामिल होती हैं। लेकिन यदि ऐसा सभ्य समाज जो सुसंस्कृत हो, उसमें नागरिकता की भावना हो, तो विचारों के आदान प्रदान की इस प्रक्रिया में व्यक्तियों के जो स्वार्थयुक्त, अशुद्ध और अनैतिक भाग होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं और इस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप सामान्य इच्छा का उदय होता है। सामान्य इच्छा की सर्वोच्च अभिव्यक्ति मनुष्य में ही निहित है और सामान्य इच्छा के निर्णय जो होते हैं वो शुभ और आदर्श होते हैं जिनका पालन सभी व्यक्ति करते हैं। अब इसके बाद आइए देखते हैं सामान्य इच्छा की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं। तो सामान्य इच्छा को स्पष्ट रूप से समझने के लिए उसके विशेषताओं को जानना बहुत ही आवश्यक है। पहली विशेषता क्या है? तो सामान्य इच्छा का प्रमुख लक्षण उसकी एकता और अखंडता है। जैसा कि स्पष्ट है, सामान्य इच्छा की विशेषता विभिन्नता में एकता है और ये सभी व्यक्तियों की अच्छी इच्छाओं का योग होता है। तो इसलिए इस इच्छा की ये विशेषता ये होती है कि विभिन्नता में एकता स्थापित की जाए। इसलिए विवेक युक्त और बुद्धिजन्य होने के कारण इसमें किसी भी प्रकार का विरोध नहीं होता है। दूसरी विशेषता सामान्य इच्छा की यह है कि सामान्य इच्छा अस्थायी और सार्वभौमिक यानी शाश्वत होती है। यह किसी भी प्रकार के भावनात्मक आवेश और किसी आवेग का परिणाम नहीं होती है, बल्कि मानव के जन कल्याण की अस्थायी प्रवृत्ति और विवेक का परिणाम होती है। इस कारण लोगों के चरित्र का अंश बन जाती है। इसका कभी अंत नहीं होता है और यह कभी भ्रष्ट नहीं होती है। यह अनित्य, अपरिवर्तनशील और पवित्र होती है। इसके अलावा तीसरी विशेषता है कि सामान्य इच्छा की एक विशेषता यह है कि सामान्य इच्छा संप्रभुताधारी है। रूसो सामान्य इच्छा को संप्रभुताधारी कहता है और कहता है कि संप्रभुता के समान यह अविभाज्य और अदेय होती है तथा संप्रभुता के समान ही सामान्य इच्छा निरपेक्ष है। संप्रभुता सामान्य इच्छा में निहित होती है और इसका प्रमाण ये है कि जिस प्रकार किसी व्यक्ति के शरीर से उसके प्राण को अलग नहीं किया जा सकता, वैसे ही प्रभुसत्ता को सामान्य इच्छा से अलग नहीं किया जा सकता।
चौथी विशेषता बताते हुए वह कहता है कि संप्रभुता भावनाओं आवेगों के ऊपर नहीं बल्कि तर्क और विवेक पर आधारित औचित्यपूर्ण इच्छा होती है। जो सामान्य इच्छा है वो भावनाओं और आवेग के ऊपर नहीं बल्कि तर्क और विवेक पे आधारित होती है। यह हमेशा शुभ, उचित और कल्याणकारी होती है और हमेशा जनहित के उद्देश्य को लेकर चलती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह सभी की श्रेष्ठ आदर्श इच्छाओं का योग होता है और सामान्य इच्छा कभी गलत नहीं हो सकती है। और रूसो के शब्दों में देखा जाए तो वह कहता है कि सामान्य इच्छा हमेशा विवेकपूर्ण और न्यायसंगत होती है क्योंकि जनता की वाणी वास्तव में ईश्वर की वाणी है। पांचवी विशेषता है कि सामान्य इच्छा अस्थायी होती है। इसका उद्देश्य सदैव सामान्य हित होता है। साथ ही यह सामान्य हित की बातों में लोक कल्याण के उद्देश्य से प्रेरित होती है। इसका उद्देश्य सदैव ही संपूर्ण समाज का कल्याण करना होता है। हमने सामान्य इच्छा और उसकी विशेषताएं देख ली दोस्तों, लेकिन इसके बावजूद सामान्य इच्छा सिद्धांत की कुछ आलोचनाएं भी की जाती हैं। रूसो द्वारा प्रतिपादित सामान्य इच्छा का सिद्धांत राजनीतिक चिंतन के सर्वाधिक महत्वपूर्ण और विवादास्पद विषयों में से एक है। इसे राजदर्शन को रूसो की अमूल्य देन तो मानी जाती है, फिर भी कुछ विचारकों की दृष्टि में सामान्य इच्छा का सिद्धांत यदि भयंकर नहीं है तो सारहीन अवश्य है। और वही कुछ विचारकों के लिए यह सिद्धांत लोकतंत्र और राजनीतिक दर्शन का बुनियादी आधार है। इसकी विचारकों द्वारा जिन आधारों पर आलोचनाएं की जाती हैं उसके बारे में देखते हैं। तो पहली आलोचना का बिंदु यह है कि रूसो की सामान्य इच्छा का सिद्धांत अत्यंत ही अस्पष्ट और अव्यवहारिक है तथा यह जटिल भी है। सामान्य इच्छा के संबंध में रूसो भी पूर्ण निश्चित नहीं है और अपने ग्रंथ सोशल कॉन्ट्रैक्ट में वह इस संबंध में कई विरोधी बातें करता है। सामान्य इच्छा का निवास कहाँ है इसके बारे में भी कोई निश्चितता नहीं है। दूसरी आलोचना का बिंदु यह है कि रूसो का सामान्य इच्छा का विचार यथार्थ और आदर्श इच्छा के अंतर पर आधारित है, जबकि आदर्श और यथार्थ इच्छा में अंतर संभव नहीं है और कोई ऐसा पैमाना नहीं है और यह भी निर्णय करना कठिन है कि कौन सी इच्छा यथार्थ है और कौन सी आदर्श। तीसरी आलोचना इस आधार पर की जाती है कि सामान्य इच्छा का विचार सामान्य हित या सार्वजनिक हित पर आधारित है, लेकिन जो सामान्य हित है इसकी परिभाषा देना बहुत ही कठिन है क्योंकि सार्वजनिक हित की व्याख्या हर व्यक्ति अपने ढंग से कर सकता है और किसी भी कार्य के शुरू होने पे ही कैसे कहा जा सकता है कि कोई कार्य उचित है या अनुचित। चौथा आलोचना यह है कि सामान्य इच्छा का सिद्धांत बहुत ही भयावह है। एक प्रकार से देखा जाए तो सामान्य इच्छा का प्रतिपादन का उद्देश्य जनता के अधिकारों की रक्षा करना है, लेकिन यह धारणा कभी निरंकुश और अत्याचारी राज्य की पोषक बन जाती है क्योंकि आपने शुरू में पढ़ा है कि सामान्य इच्छा के लिए व्यक्ति अपने अधिकार और शक्तियां एक समाज को सौंप देते हैं और ऐसे में होता है कि जो अधिनायक है या निरंकुश शासक है वो सामान्य इच्छा को अपने ढंग से व्याख्या करके एक निरंकुश शासन या अपने स्वार्थ के को ही सामान्य इच्छा का रूप दे सकता है और कहीं कहीं सामान्य इच्छा की धारणा निरंकुशतावाद तथा अधिनायकवाद के पोषण का यंत्र बन जाता है। रूसो के आलोचना या रूसो के सामान्य इच्छा सिद्धांत के आलोचना का पांचवा बिंदु ये है कि सामान्य इच्छा सिद्धि के लिए सभी व्यक्तियों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से सक्रिय रूप से भाग लिया जाना चाहिए और ये धारणा छोटे राज्यों में भले ही सफल हो सके, लेकिन वर्तमान के आधुनिक विशाल जनसंख्या और विविधता वाले राज्यों में संभव नहीं है। इसके अलावा रूसो के सामान्य इच्छा सिद्धांत की एक आलोचना ये की जाती है कि रूसो की सामान्य इच्छा जो है न तो सामान्य है और न ही इच्छा है, बल्कि निराधार और अमूर्त चिंतन मात्र है। इन आलोचनाओं के बावजूद भी दोस्तों रूसो के सामान्य इच्छा सिद्धांत का बहुत ही महत्व है। आलोचनाओं के बावजूद इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि रूसो का सामान्य इच्छा सिद्धांत राजनीतिक विचारधारा के लिए उसकी महत्वपूर्ण देन है। रूसो के सामान्य इच्छा ने आदर्शवादी विचारधारा यानी आइडियलिज्म की नींव डाली, जिसे आधार मानकर ग्रीन यानी टी.एच. ग्रीन ने राज्य का मुख्य आधार बल को न मानकर इच्छा को माना है। इसके अलावा सामान्य इच्छा का विचार प्रजातंत्र और लोकतंत्र को बल देने वाला है।
क्योंकि रूसो का मानना है कि सत्ता का आधार जो है वो जनता की स्वीकृति है और संप्रभुता का अंतिम स्रोत जनता है और विधि निर्माण में शासक या शासन को जनता के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए। अपने सामान्य इच्छा सिद्धांत के द्वारा रूसो ने व्यक्तिगत स्वार्थ की अपेक्षा सामान्य हित को प्रतिष्ठित किया है और ये बताया है कि सामान्य हित जनता के आदर्श इच्छाओं का योग और प्रमुख उद्देश्य होता है। इसके अलावा रूसो की जो सामान्य इच्छा है वो राजनीतिक कार्यों में पथ प्रदर्शन का कार्य भी करती है और उसके अनुसार सामान्य इच्छा का प्रमुख कार्य विधि का निर्माण और शासन तंत्र की नियुक्ति और उसे भंग करना है। रूसो एक ऐसे राज्य की स्थापना की बात की जिसमें नागरिक नैतिक स्वतंत्रता प्राप्त कर सके और ये नैतिक स्वतंत्रता सामान्य इच्छा के अनुसार कार्यों को करने में ही हो सकती है। उसका मानना है कि स्वतंत्रता और नैतिकता सामान्य इच्छा के द्वारा प्राप्त हो सकते हैं। सामान्य इच्छा के सिद्धांत ने इस विचार का भी पोषण किया कि राज्य एक नैतिक संगठन है जो मानव की अनुचित और स्वार्थी प्रवृत्तियों को दूर करके सामूहिक कल्याण पर बल देता है। राज्य एक नैतिक संगठन है जो मानव की अनुचित, अदूरदर्शी और संकुचित स्वार्थी प्रवृत्तियों को दूर करके सामूहिक कल्याण पर बल देता है और यह सिद्धांत समाज एवं व्यक्ति में शरीर और उसके अंगों का संबंध स्थापित करके मानव के सामाजिक स्वरूप को सुदृढ़ करता है। और अंत में एक विचारक हैं ओसवार्न का कथन है कि रूसो द्वारा प्रतिपादित सामान्य इच्छा का सिद्धांत राजनीतिक दर्शन के लिए उसका सबसे मौलिक ही नहीं बल्कि सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। इसमें आपने देखा रूसो का सामान्य इच्छा सिद्धांत यानी रूसोज कंसेप्शन ऑफ जनरल विल। रूसो का सामान्य इच्छा सिद्धांत क्या है, इसकी विशेषताएं, प्रमुख आलोचनाएं तथा इसका महत्व क्या है। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।